नमस्कार। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजीत। बुंदेलखंड की जमीन ने कई वीरों को जन्म दिया है। वीरता की गाथा खूब सुनाई जाती है, लेकिन साहस की राह भटकती है तो अपराधी भी जन्म ले लेता है। आज बुंदेलखंड अपने पिछड़ेपन के साथ साथ एक और बात के लिए सुर्खियां बटोर रहा है, वो है बंदूक के प्रति दीवानगी। गोलियों की आवाजों के बीच आज बुंदेलखंड और बंदूक का रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। बुंदेलखंड का नाम आते ही गरीबी, बेहाली और सूखे की तस्वीरें सामने आती हैं। बदहाली की तस्वीरें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन गोलियों के धमाके दूसरी आवाजों को दबा देते हैं। बीहड़ों में साए साए हवा चलती है और धाए धाए गोली। ये बात जी, ये बुंदेलखंड है। पिछड़ा है तो क्या हुआ, बंदूक का शौक यहाँ पुराना है। यहाँ कई रियासतें पनपी हैं, राजे रजवाड़े रहे हैं और सबको रहा है ताकत दिखाने का शौक। ताकत दिखाने के लिए बंदूक से बेहतर क्या मिल सकता है। विकास महज मुद्दा बनकर भटकता रहा और बंदूक से गोलियां चलती रहीं। यहाँ लोग विकास के लिए नहीं बल्कि बंदूक के लिए परेशान रहते हैं। रसूख के लिए बुंदेलखंड में असलाह संस्कृति हावी है। बुंदेलखंड के सातों जनपद जालौन, हमीरपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा और चित्रकूट में असलाह संस्कृति प्रचलित है। एक बंदूक तो अदना से अदना लोग भी रख सकते हैं। असल में कसौटी ये है कि जो जितना रसूखदार होगा उसके पास उतने ही ज्यादा असलहे होंगे, या इसे यूं कहें कि जिसके पास जितनी ज्यादा बंदूकें होंगी उसका उतना ही ऊंचा रसूख होगा। माननीय भी असला धारकों की फौज साथ रखते हैं। यहाँ पान खाने से लेकर शादी ब्याह तक असलाहा कंधे पर टंगा रहता है। खुशी के मौकों पर की जाने वाली फायरिंग में यहाँ कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन विकास की रफ्तार में पिछड़े बुंदेलखंड का असलाहा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। बंदूकें रख के चलते हैं, दूर से भय लगता है लोगों को, आखिर कुछ है इनके पास। लोग हमारे पास नहीं आते, डाकू नहीं आते। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में रिवाल्वर या राइफल या बंदूक होना बड़ी गर्व की बात मानते हैं लोग। वो हमारे पिताजी के जमाने से बंदूकों के लाइसेंस है और कभी भी कोई हमारे बंदूकों से कोई घटना नहीं घटी। लेकिन अगर हमारे बंदूक न हो तो आए दिन लूट होती है, उससे सुरक्षा भी होती है। आम लोग नेताओं से विकास के लिए कम बल्कि बंदूक के लाइसेंस दिलवाने के लिए ज्यादा सिफारिश करवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आंकड़े बताते हैं कि सूबे की सरकारों ने बंदूक के 11,23,000 प्राइवेट लाइसेंस दिए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं, जबकि यूपी पुलिस के पास सिर्फ 2.5 लाख हथियार हैं। यूपी के जो जिले हथियार प्रेम में आगे हैं, उनमें बुंदेलखंड के बांदा और झांसी का नाम है। जब ये आंकड़े इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट ने फरमाया था, इतने बड़े स्तर पर समाज को हथियार बंद बनाना खतरे की घंटी है। असल में राज्य एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। बुंदेलखंड के बेरोजगार युवाओं में बंदूक का शौक ज्यादा देखने को मिला है। इसका खामियाजा भी इलाके को भुगतना पड़ा है। अपराध के मामले बढ़े हैं। लाइसेंस मिले ना मिले, बंदूक की चाहत रखने वालों को इससे फर्क नहीं पड़ता। बंदूक चाहिए तो चाहिए, वो वैध हो या अवैध। इसीलिए अवैध हथियार बनाने और बेचने वालों का इस तरफ अच्छा कारोबार है।
आए दिन अवैध असलहा बनाने और बेचने वाले लोग पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। अवैध असलहों के बारे में भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कभी मध्य प्रदेश के जंगलों और बिहार के मुंगेर से बंदूकें यहां मंगाई जाती थीं, लेकिन अब तो बुंदेलखंड में ही अवैध हथियार का कुटीर उद्योग चल निकला है। देसी और विदेशी सभी तरह के अवैध असलहे पुलिस ने पकड़े हैं। अगर साल 2013-14 के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमीरपुर में 125, बांदा में 145, जालौन में 120, झांसी में 135, ललितपुर में 60, महोबा में 70 और चित्रकूट में 130 अवैध बंदूक की फैक्ट्रियों का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। किसी दौर में यही अवैध हथियार बीहड़ों में पहुंचते थे और गरजती थी डाकुओं की बंदूकें। बीहड़ से कहानी बॉलीवुड भी पहुंची। सुन ले, कुछ करे मती, फंस जाएगी। बैंडिट क्वीन से लेकर पान सिंह तोमर तक हर निर्देशक ने बंदूकों के साए में पनपी कहानियों को भुनाया, बीहड़ों को दिखाया, वहां के घमासान को पर्दे पर उतारा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, हथियार प्रेम यहाँ हर दिल में है। दलील दी जाती रही कि बंदूक परंपरा का हिस्सा है। धीरे धीरे पूरी संस्कृति ही बंदूक संस्कृति में तब्दील हो गई। अहम सवाल ये है कि क्या कभी बंदूक की गोली बुंदेलखंड की बदहाली को मारेगी या फिर झूठी शान बनकर अपनों का खून ही बहाती रहेगी बंदूक। झांसी से सुरेंद्र ढाका और हमीरपुर से रिजवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NN उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्या राजनीतिक आकाओं ने आम लोगों के हाथों में बंदूक थमाया या बढ़ते अपराध की पैदाइश है बंदूक प्रेम? आइए समझते हैं कि बुंदेलखंड में बंदूक संस्कृति की जड़ें कितनी मजबूत हैं और कैसे सिंचित हुई असलहा प्रेम की ये जमीन। बुंदेलखंड में बंदूक संस्कृति की कहानी को सबसे अच्छे तरीके से बयां करते हैं झांसी में बंदूक की दुकानों के ये होर्डिंग। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में बुंदेलखंड शुमार है, लेकिन ये होर्डिंग्स उस कहानी को छिपा देते हैं। हथियार लेकर चलना यहाँ प्रतिष्ठा का प्रतीक समझा जाने लगा है। भुखमरी की खबरों के बीच ये प्रतिष्ठा खोखली ही लगती है। बंदूक की इन दुकानों के मालिक गन कल्चर को स्टेटस सिंबल के साथ साथ अपराध से भी जोड़कर देखते हैं। भुखमरी, गरीबी का संबंध हमेशा अपराधों से रहा है। जहाँ बेरोजगारी होगी, भुखमरी होगी, गरीबी होगी, वहाँ अपराध भी होंगे, और जहाँ अपराध होंगे वहाँ हथियारों की ज़रूरत होगी। इसलिए आप हथियारों की ज़रूरत भी मान सकते हैं, लेकिन आज के दौर में आप इसको स्टेटस सिंबल तो मान ही सकते हैं। बंदूक के शौकीनों की जरूरत अवैध कारखानों से पूरी हो जाती है, लेकिन गोली का क्या? यूं तो कानूनन कारतूस और गोली का पूरा हिसाब किताब रखना जरूरी होता है, लेकिन बुंदेलखंड में गोलियों का खेल भी निराला है। प्रशासन इस बात की जानकारी नहीं रखता कि कौन से लाइसेंसधारी ने कितनी गोली खरीदी है। सो लाइसेंसधारियों के साथ साथ बंदूक व्यापारियों के पास मौका होता है गलत तरीके से मुनाफाखोरी करने का। गोलियां किसी लाइसेंसधारी के नाम चढ़ाकर अवैध हथियार रखने वालों को बेच दी जाती है, तो कई बार लाइसेंस वाले बंदूक मालिक खुद ही गोली खरीदकर अवैध हथियार रखने वालों को बेच देते हैं। यद्यप बहुत प्रतिबंध है, लेकिन इसके बाद भी पता चला कि किसी के भी लाइसेंस पर कुछ भी चढ़ा करके और वो बचा लिए जाते हैं। धीरे धीरे बचा करके, जैसे हर महीने कितना खरीद सकता है व्यक्ति, जब उसको खरीदने के 4 चढ़ा दिया, उसमें उसको चढ़ाने के बाद उसको बाद में बेच दिया। ऐसा करते हैं लोग। बदहाली से जूझ रहे बुंदेलखंड में धन बल कम और बाहुबल ज्यादा हो गया है। इसके लिए सियासी दलों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। बताया जाता है कि 1993 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, तब उसने बुंदेलखंड में लाल सेना का गठन किया। एसपी पर आरोप लगता है कि उस दौरान
बुंदेलखंड में जमकर असलहों के लाइसेंस बांटे गए। एक घर में 8-8 लाइसेंस देने के मामले बुंदेलखंड में भरे पड़े हैं। माना जाता है कि उसी के बाद बुंदेलखंड की संस्कृति में बंदूक की नली ऊंची होती चली गई। और लाल सेना का केवल काम था आतंक पैदा करना, और उसी समय ऐसे असलहे बांटे गए कि घर घर में 8-8, 10-10 असलहे। और इसके बाद कोई राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो भी व्यक्ति राजनीति में है वो चाहता कि 10-20 असलाधारी उसके आसपास हो। अब वो एक प्रतिष्ठा का मापदंड माना जाने लगा। तो अब स्थिति इतनी खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर व्यक्ति जिसके पास खाने को नहीं है लेकिन वो चाहता कि असला उसे मिले। बुंदेलखंड में बंदूक संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ बंदूक के लिए इतनी मारामारी रहती है कि लोग लाइसेंस पाने के लिए अपनी जमीन जायदाद तक बेचने में संकोच नहीं करते। इन बूढ़े बाबा को देखिए, 85 साल की उम्र में भी रिवॉल्वर डालकर 2 बंदूकधारियों के साथ शान दिखाते हैं। बाबा बड़े उत्साह से बताते हैं कि उनका लाइसेंस 1961 में बना था और हथियार तो उनके पुरखों के जमाने से ही है। हमारा लाइसेंस हो गए 50 वर्ष बने। तब कितने में आता था रिवॉल्वर, क्या थोड़ा बता दीजिए हमको। वो हमारे पिताजी के जमाने से बंदूकों के लाइसेंस है जी। और कभी भी कोई हमारे बंदूकों से कोई घटना नहीं घटी। लेकिन अगर हमारे बंदूक ना हो तो आए दिन लूट होती है, उससे सुरक्षा भी होती है। बंदूक प्रेम की वजह से बुंदेलखंड की जमीन पर बहुत खून बहा है। कई बार परिजनों पर ही चल जाती है अपनों की बंदूक। रुतबा गालिब करने के लिए आपस में 2-2 पार्टियां भिड़ गईं और वहां पर गोली चली, और गोली चलने में तमाम लोग मारे गए। कहीं कहीं भाई भाइयों के बीच में भी गोली चल जाती है और उसके कारण भाई भाई का भी हत्यारा हो जाता है। झांसी के नगर मजिस्ट्रेट का कहना है कि लोग स्टेटस सिंबल के लिए हथियार रखते हैं। झांसी जिले में ही लगभग 36,000 लाइसेंसी हथियार हैं। फिलहाल जब से रोक लगी है तब से नए लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ एक तो लोगों का शौक है। बहुत पहले तो यहाँ डकैतियाँ बहुत होती थी, इससे लोग अनुप्राणित होकर के लेते थे, लेकिन आजकल ऐसी स्थिति नहीं है। तभी लोगों का शौक पूर्ववत बरकरार है। वो उनके पास धन संपदा भले ही न हो लेकिन वो आर्म्स चाहते हैं। पूरे बुंदेलखंड की स्थिति है। तो आप ये मानते हैं कि जो हथियार रखना है बुंदेलखंड में स्टेटस सिंबल बन गया है? हाँ, स्टेटस सिंबल तो वही है, लेकिन वर्तमान में दिया नहीं जा रहा है। एप्लीकेशन जितने हों, लेकिन हाई कोर्ट के रोक के कारण दिया नहीं जा रहा है। जो लाइसेंस है पहले के ही पूर्व के ही। कानून के जानकारों का मानना है कि यहाँ आर्म्स एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और बिना जांच के ही सरकार हथियार बांटने में लगी हुई है। सरकार भी क्या करती है, उसकी गहन जांच पड़ताल करने के बजाय उसको किसी राजनेता के दबाव में नेताओं की तरफ से लिस्टें बन के जाती हैं यार कि इन को दे दीजिए लाइसेंस। कोई वेरिफिकेशन होता क्या? जांच होती है इसकी? कुछ नहीं होता है। और इस्तेमाल गाहे गवाहे ये भी होता कि गलत लोगों से अटैच हो गए, अपराधियों से अटैच हो गए तो किराए पे चला देते असला। यूं तो बुंदेलखंड में इतनी सरकारी परियोजनाएं नहीं दिखाई देंगी जितने बंदूकों के लाइसेंस यहाँ सरकार ने बांटे हैं। हमीरपुर में बंदूक के 10,000 लाइसेंस दिए गए हैं तो बांदा में आंकड़ा 25,000 है। जालौन में 22,000 तो झांसी में 30,000 लाइसेंस दिए गए। ललितपुर में 15,000, महोबा में 9,000 और चित्रकूट में 11,000 लाइसेंस बांटे गए हैं। लाइसेंस पाने के लिए सिफारिश के अलावा रिश्वत का भी खेल जमकर खेला जाता है, लेकिन जो दोनों ही तरीकों से नाकाम हो जाता है उसके लिए एक रास्ता हमेशा खुला रहता है और वो है अवैध हथियारों का रास्ता। झांसी से सुरेंद्र ढाका और हमीरपुर से रिजवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NN उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बंदूक की धमक बुंदेलखंड में इतनी ज्यादा है कि साधु संत भी इससे अछूते नहीं हैं। कई साधुओं को 20-20 बंदूकधारियों के साथ चलते हुए आमतौर पर देखा जा सकता है। कलिंग के विभत्स युद्ध के बाद अशोक के मन में भी करुणा भर आई थी। अध्यात्म की राह पर निकले, बौद्ध धर्म के मर्म को समझने लगे। मतलब ये कि मन की शांति और नैतिक विकास के लिए धर्म एक रास्ते के रूप में सामने आता है, लेकिन शांति का संदेश देने वाले संत ही
बंदूक के साए में रहना पसंद करने लगे तो इसे क्या कहेंगे आप? मिलिए हमीरपुर के मंत्र रतन ब्रह्मचारी से। इनकी आराधना भी बंदूक तले ही होती है। सालों से इनकी ऐसी ही जीवन शैली रही है। जरा पूछ कर तो देखिए। गनर रखने के पीछे कई दलीलें तैयार मिलेंगी। बाबा कहते हैं कि गनर रखना कोई फैशन नहीं है। फैशन नहीं है हमारा, यह आदिकाल से चला आ रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी शस्त्र धारण किया था, राक्षसों के संहार के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। किसी दौर में शिवसेना का दामन थामने वाले साधु रतन ब्रह्मचारी की इलाके में अच्छी खासी पकड़ है। दर्शनार्थियों की लाइन लगी रहती है। इनमें से कौन दुश्मन निकल आए पता नहीं। बुंदेलखंड में बढ़ते अपराध के आंकड़ों ने इन्हें पहले से ही परेशान कर रखा है। वर्तमान में साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए और अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म स्थानों की रक्षा के लिए, भूमाफियाओं से निपटने के लिए, अपराधियों से निपटने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता है। बुंदेलखंड में अध्यात्म अपने अलग रंग में नजर आता है। हालत यह है कि अधिकांश दबंग किस्म के महंतों ने ऐसे गनर पाल रखे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की कहानी यहीं चरितार्थ होती दिखती है। रतन ब्रह्मचारी भी बड़े शान से ऐसे महंतों की लिस्ट बता देते हैं जिन्हें परमात्मा के बाद सिर्फ बंदूक पर भरोसा है। सैकड़ों की तादाद में है। बुंदेलखंड से हम लेते हैं तो चित्रकूट धाम में स्वामी दिव्यानंद जी हैं, निर्मोही अखाड़े के महंत जी हैं, राम मोहल्ला के महंत जी हैं, और महोबा में नरसिंह कुटी के महंत हैं, अपनी सुरक्षा के साए में रहते हैं। धौसा मंदिर के महंत रामजी दास हैं, वो भी अपनी सुरक्षा में रहते हैं। और गर्ग जी रायकोट मंदिर के महंत जो सुरक्षा में रहते हैं। झलोखर के महंत सत्यनारायण जी हैं जो अपनी सुरक्षा में रहते हैं। मैं कितने नाम के बता सकता हूँ। यहाँ कोई क्षेत्र में ऐसा प्रतिष्ठित मंदिर है जिस पर लंबी प्रॉपर्टी है, उसे सुरक्षा करना एक व्यवस्था है। इंसान मन से भय को दूर करने के लिए साधु संतों की संगति में जाता है। आम इंसान तो इनके असलहाधारी बॉडीगार्ड्स को देखकर ही डर जाएगा। बुंदेलखंड में बंदूक की आंधी को धर्म और भगवान के अस्त्र शस्त्र से जोड़ने वाले भी बहुतेरे मिल जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सभी तीर्थ स्थान हैं, सभी देवी देवता हैं, और आप देखिए हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथ में कोई ना कोई हथियार होगा। जो दावा करते हैं समाज को नैतिक बल देने का, उनका बाहुबल चौंकाता है। इनसे मिलिए। ये है हमीरपुर के कलंदर बाबा। झाड़ फूंक करना इनका पेशा है। हालांकि किसी मस्जिद मजार पर नहीं बैठते, लेकिन जहां कहीं बैठते हैं वहां इनके पीछे 2-3 बंदूकधारी जरूर तैनात रहते हैं। इस पिछड़े क्षेत्र के कई संतों पर आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। इलाके में अशिक्षा है जिसका कई साधु फायदा उठाते हैं। महंत बनने की लड़ाई में भी कूदते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह समाज में मान सम्मान का आधार पैसा और सत्ता हो गया है, उससे साधु भी अछूते नहीं हैं। उन्हें भी सत्ता चाहिए, पैसा चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। इसी उम्मीद की राह पर चलते हैं कई साधु और संत, और इन तथाकथित साधुओं के साथ चलते हैं उनके गनर। झांसी से सुरेंद्र ढाका और हमीरपुर से रिजवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NN उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कभी इसी इलाके में डकैतों की बंदूकें गूंजा करती थीं। उनके असलहों से पुलिस वाले भी खौफ खाते थे। धमक इतनी थी कि बॉलीवुड ने भी चंबल घाटी में कई बार दस्तक दी। आला उदल गाने वालों ने भी बुंदेल की धरती में जोश भरने का बेजोड़ काम किया है। उनके घर काहे न मौजा कराएं परिमाल। बुंदेलखंड की रगों में बदले का जोश भरने के पीछे आल्हा उदल का भी योगदान माना जाता है, और वहीं से पनपता है हथियारों का शौक। होता बोलौवा भगऊ जल का कलहा जूनुम होवे क्या। आल्हा गाने वाले की आवाज आवश्यकता अनुसार कभी ऊंची हो जाती है तो कभी मध्यम, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह, उसके हाथों और भावों के इशारे, ढोल की मर्दाना लय लोगों को जोश से भर देती है। अरे जहाँ पर तपति रजा परिमाल, उनके घर माओ काहे न मौजा कराएं परिमाल। चंबल बॉलीवुड को भी रिझाता रहा है। फिल्मों के शुरुआती दौर से ही यहाँ के डकैतों के कारनामों पर फिल्में बनती रही हैं। हाल में कंगना रनौत भी फिल्म रिवॉल्वर रानी में चंबल की बाहुबली नेता के किरदार में नजर आई। राम राम सबन्ने राम राम, बाकी राम राम नगर, गंजा की राम राम।
एडवांस। हमारे कपड़ा इटली से आते हैं, कैसे लग रहे हैं हम? बुंदेलखंड के बीहड़ों में दहशत का पर्याय रहे हैं डाकू। उन्हीं में से दुर्दांत डाकू था निर्भय गुर्जर। 7 नवंबर 2005 को यूपी पुलिस ने कुख्यात डाकू निर्भय गुर्जर को इटावा जिले के जंगलों में मार गिराया था। निर्भय का गिरोह भी लंबे समय से आतंक का दूसरा नाम बना हुआ था। पुलिस जब भी निर्भय पर हाथ डालने के बारे में सोचती तो उसके हथियारों का जखीरा पुलिस के लिए चुनौती बनकर खड़ा हो जाता था। ये पूरा इलाका दस्त प्रभावित रहा है। अब तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन पहले तो इन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होते रहे हैं। और इनको असलाहा जैसा सब जगह से मिलता है वैसे मिलता है। मेरी जानकारी में है कि बुंदेलखंड में खुलेआम असलाहों का व्यापार होता है। बुंदेलखंड का इतिहास दुर्दांत डकैतों की कहानियों से भरा पड़ा है। इलाके में कहावत है कि जिसने चंबल नदी का पानी पिया वो दबंग हो जाता है। शायद कई महिलाओं ने भी इसी चंबल का पानी पी लिया था। फिल्म हो, कहानी हो या फिर आल्हा की हुंकार, लड़ाई के साहित्य की अपनी ही एक विशेषता है। कई चीजें मिलकर सुनने वालों के दिलों में जोश का सैलाब भर देती हैं। तब समझ आता है बुंदेलखंड और बंदूक का संबंध। झांसी से सुरेंद्र ढाका और हमीरपुर से रिजवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NN उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन NN उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है बिना ब्रेक के।